अध्याय 5 रैयत हैविंग खुदकटी राइट्स। कौन से रैयत हैं जिनका खुदकटी राइट्स जिनको प्राप्त है? इसका एक ही अध्याय है, एक ही धारा है। सेक्शन 37 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 37, जो मुंडारी खुदकटीदार नहीं है या जो भूइहर भी नहीं है, इनके अलावा जिन लोगों ने जंगल को साफ करके उसे खेती के लायक बनाया है, उस जमीन पर उनका और उनके उत्तराधिकार का अधिकार होगा। उत्तराधिकार मतलब नर वंशज, इनका अधिकार होगा। ये रैयत की श्रेणी में आएंगे। किसकी श्रेणी में आएंगे? रैयत की श्रेणी में। इनको वे सारे हक प्राप्त होंगे जो कायमी रैयत को प्राप्त होता है। यह मुंडारी खुदकटीदार नहीं है या भूइहरी भी नहीं है। ये ध्यान देंगे कि जो खुदकटी अधिकार प्राप्त रैयत है, ये मुंडारी खुदकटीदार या भूइहरी नहीं है। धारा 6 गैर दखलकार रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत की क्या प्रावधान है? इनके प्रावधान धारा 38 से 42 तक में दिया गया है। 38 to 42। सेक्शन 38 धारा 38, गैर कायमी रैयत को जमींदार से पट्टा पाने का हक होगा। गैर कायमी रैयत को जमींदार से पट्टा पाने का हक होगा। गैर कायमी रैयत का जमींदार के साथ एक इकरारनामा, क्या होगा? इकरारनामा मतलब एग्रीमेंट होगा, जिसमें शर्त लिखा रहेगा और इसी शर्त के अनुसार लगान देना होगा। गैर दखलकार रैयत को जो शर्त लिखा है इकरारनामा में, इसी शर्त के अनुसार उसे जमींदार को लगान देना होगा। धारा 41 गैर कायमी रैयत अगर स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार खेती नहीं कर रहा है, जो गैर कायमी रैयत है या गैर दखलकार रैयत है, वो स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार खेती नहीं कर रहा है या जमीन के लगान का भुगतान नहीं कर रहा है, तो यह पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है। या तो वह स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार खेती नहीं कर रहा है, या जमीन के लगान का भुगतान नहीं कर रहा है, या पट्टा की अवधि समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जमींदार जो है, जमींदार के द्वारा गैर कायमी रैयत को जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। अध्याय 7 भूस्वामी का विशेष अधिकार, क्योंकि धारा 43 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ खास प्रकार के दखलकारों को कायमी हक प्राप्त नहीं होगा। जिसमें कौन कौन से दखलकार आएंगे? जमींदार की निजी जमीन या निजी खेती या विशेषाधिकार की जमीन जमींदार की, जैसे कि मझियस भूमि है, बैठ खेता है ना, और सरकार के द्वारा अधिगृहित भूमि जैसे कि रेलवे की भूमि, छावनी की भूमि, स्थानीय प्राधिकार की भूमि इत्यादि। अध्याय 8 जोतों और पूर्व ऋतुओं के पट्टे और अंतरण, इसमें दिया गया है। धारा 44 से 51। धारा 44 प्रत्येक रैयत को अपने जमींदार से पट्टा पाने का हक है। पट्टा मतलब इसका पट्टा का मतलब है लीज पाने का हक है। इसमें इस जो ये लीज है, पट्टा है, इसमें किस किस चीज का उल्लेख होगा? प्लॉट नंबर, एरिया मतलब रकबा, बाउंड्री मतलब चौहद्दी, और उसका सालाना लगान, वह कितना वार्षिक लगान देगा, इसका उल्लेख होगा इस पट्टा पे।
धारा 46 जमीन के अंतरण पर यह रोक लगाता है। धारा 46 बहुत इंपॉर्टेंट है। रैयत को अपने अधिकार के अंतरण पर रोक है। अधिकार का अंतरण का ट्रांसफर किस किस माध्यम से कर सकता था? एक है जो ट्रांसफर है वो कर सकता है बिक्री के माध्यम से, उपहार के माध्यम से, या संविदा या करार के माध्यम से। तो इस माध्यम से ट्रांसफर हो सकता था, इस पर रोक लगा दी गई है। मतलब इस माध्यम से ट्रांसफर जमीन का नहीं हो सकता है। बंधक मतलब मोर्टेज, इंग्लिश में लिखता है इसको मोर्टेज या लीज पर दी गई जमीन 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा। बंधक पर हम किसी को जमीन दे रहे हैं तो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा बंधक पर जमीन। भुगत बंधा की अधिकतम अवधि 7 वर्ष के लिए होगी। भुगत बंधा मतलब भी होता है किसी को बंधक में जमीन दे दिया जाना, मतलब खेती के लिए बंधक पे जमीन दिए हैं, उसके बदले में उसे कुछ अनाज इलाज ले रहे हैं, इस तरह की जमीन भुगत बंधा कहलाती है। तो यह अधिकतम 7 वर्ष के लिए दी जा सकती है। पंजीकृत समिति, पंजीकृत सोसाइटी को अधिकतम 15 वर्ष, ये सब याद रखेंगे, ये 7 वर्ष 5 वर्ष 15 वर्ष है ना, के लिए बंधक दिया जा सकता है। तो बंधक पे 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा, भुगत बंधा पे 7 वर्ष की अवधि के लिए होगा, पंजीकृत समिति इन सबों को हम 15 वर्ष के लिए बंधक पर जमीन दी जा सकती है। कुछ स्थिति में जमीन का अंतरण या ट्रांसफर हो सकेगा, लेकिन इसके लिए उपायुक्त, ये गलत हो गया है, उपायुक्त, यहाँ उपायुक्त होगा मतलब डीसी, उपायुक्त के आदेश या अनुमति से होगा। तो किस तरह से होगा, कौन कौन सी स्थिति है? तो एसटी को अगर जमीन का हस्तांतरण हो रहा है एसटी से एसटी को, तो बेचने वाला, खरीदने वाला और जमीन एक ही पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत होनी चाहिए और यह उपायुक्त के आदेश या अनुमति से ही होगा। एससी से एससी को जमीन ट्रांसफर हो रहा है तो वह एक जिला के अंतर्गत आना चाहिए, एक जिला क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, वो भी उपायुक्त के आदेश या अनुमति से ही होगा। ओबीसी से ओबीसी को हस्तांतरण भी एक ही जिला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जमीन खरीदने वाले या बेचने वाले सभी एक ही जिला क्षेत्र के होंगे और वो भी उपायुक्त के आदेश से ही होगा। अगर किसी रैयत ने अपनी जमीन को बंधक दे दिया था, मोर्टेज दे दिया था, मोर्टेज में बंधक रख दिया था, तो बंधक की अवधि पूरी हो जाने और जमीन वापस नहीं मिलने पर, मोर्टेज पर बंधक पर दे दिया है, अब बंधक की अवधि पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी अगर जमीन वापस नहीं की जा रही है तो रैयत उपायुक्त को आवेदन देगा। 3 वर्षों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर आवेदन देगा। 3 वर्षों के अंदर उपायुक्त को आवेदन देगा तो उपायुक्त उस रैयत को जमीन पर कब्जा दिला देंगे। और ये क्या कहलाता है? रेस्टोरेशन। मतलब भूमि वापसी का प्रावधान। अगर कोई आदिवासी अपनी जमीन का अंतरण किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को करता है तो जिस तारीख को उसने अंतरण किया
12 वर्षों के भीतर, अंतरण की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के अंदर उपायुक्त का आवेदन देगा कि उसकी जो जमीन है का अंतरण गलत तरीके से हुआ है, जिससे उपायुक्त उसे उसकी जमीन पर पुनः कब्जा दिला देंगे। अगर आदिवासी व्यक्ति अपनी जमीन का अंतरण किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को करता है और इस गैर आदिवासी व्यक्ति ने इस अंतरित जमीन पर अगर भवन का निर्माण कर लिया है, तो उपायुक्त उसे अपना स्ट्रक्चर हटाने का 6 माह का समय देंगे। और अगर वह व्यक्ति गैर आदिवासी व्यक्ति आवेदन देता है उपायुक्त के पास और अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, मतलब टोटल 2.5 वर्ष का समय मिल सकता है। उसके बाद उपायुक्त स्ट्रक्चर को स्वयं हटवा देंगे और आदिवासी व्यक्ति को उसकी जमीन वापस दिला देंगे। सेक्शन 46 का 1, धारा 46 का उल्लंघन करके यदि जमीन का अंतरण होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और कोई भी न्यायालय ऐसे अंतरण को वैध नहीं करा सकता, न्यायालय पर रोक लगाई जाती है। कोई भी अंतरण जिसमें एक पक्ष आदिवासी और दूसरा पक्ष गैर आदिवासी हो और यह इस मसले पर अगर कोई दीवानी मुकदमा है, तो इसमें उपायुक्त एक पक्ष होगा, एक पार्टी होगा, उसमें उपायुक्त को भी एक पक्षकार बनाया जाएगा, पार्टी बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा उपायुक्त को? क्योंकि यह अंतरण नहीं हो सकता है, एक आदिवासी के द्वारा गैर आदिवासी का अंतरण नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हो रहा है, हुआ है, तो उपायुक्त इसके लिए जवाबदेह होगा। इस अधिनियम के तहत, सीएनटी अधिनियम के तहत एससी कौन हो? एससी जो कि संसदीय कानून और राष्ट्रपति के आदेश से एससी के रूप में अधिसूचित हो। संसदीय कानून राष्ट्रपति के रूप में एससी के रूप में अधिसूचित हुआ। झारखंड में अभी 22 जातियां एससी में हैं। इसी तरह एसटी का भी है, एसटी का टीका मिट गया है। एसटी का संसदीय कानून और राष्ट्रपति के आदेश से ये भी होता है और इसमें अभी 33 जनजातियां हैं, 30 अभी 2022 में पुराण को 33वां जनजाति में शामिल करने का प्रावधान किया गया है, तो जब शामिल हो जाएगा तो 33 हो जाएंगे। 23 जून 1962 को बिहार के राज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत सीएनटी एक्ट में ओबीसी की 51 जनजातियां, 51 जातियां शामिल हैं। डीसी की पूर्व अनुमति से एसटी, एससी, ओबीसी अपनी जमीन को निबंधित संस्था, बैंक या सहयोग समिति को अंतरण कर सकते हैं, लेकिन इसमें सरकार का शेयर कितना होना चाहिए? 51% या इससे अधिक होना चाहिए। अब चलते हैं धारा 48। इसमें भुइंहरी बुधृति का अंतरण है। भुइंहरी बुधृति, भुइंहरी जमीन का अंतरण, जो भुइंहरी जमीन का अंतरण या ट्रांसफर उसी आधार पर होगा जैसा प्रावधान धारा 46 में है। भुइंहरी जमीन का, ये ध्यान देने वाली बात है, धारा 46 में किस तरह है कि भुइंहर किसी आदिवासी को ही अपना जमीन ट्रांसफर कर सकेगा और वह एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, जिसमें एसटी और एससी वाले में एक ही पुलिस थाना क्षेत्र का था, सॉरी एसटी में एक ही, एससी में जिला था, लेकिन इसमें एक ही पुलिस थाना क्षेत्र होना चाहिए। तो भुइंहरी जमीन का अगर अंतरण हो रहा है तो पहला कंडीशन तो है कि वो किसी आदिवासी को ही होगा और दूसरा कंडीशन है कि वो एक ही पुलिस थाना क्षेत्र के तहत होना चाहिए। और इसमें उपायुक्त की अनुमति आवश्यक होगी। तीसरा कंडीशन क्या है? उपायुक्त की अनुमति आवश्यक होगी। और अगर भुइंहरी जमीन का एक बार अंतरण हो गया तो वह भुइंहरी जमीन नहीं रह जाती है और भुइंहरी जमीन का
पहचान खो देता है। धारा 49, कोई आदिवासी कायमी रैयत या भूमिहर निम्न दो उद्देश्य के लिए जमीन का अंतरण कर सकता है। किस किस के लिए? उद्योग और अनुषंगी इकाई, या खनन और अनुषंगी इकाई। उद्योग या खनन या उससे संबंधित इकाई के लिए। और ये जो है 1996 में संशोधन करके ये दो उद्देश्यों को, सिर्फ दो उद्देश्य रखे गए हैं 1996 में संशोधन के द्वारा। और जिस उद्देश्य के लिए अंतरण हुआ है उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो सकता है। डीसी की पूर्व अनुमति अंतरण के लिए आवश्यक होगा। डीसी की, उपायुक्त की पूर्व अनुमति अंतरण के लिए आवश्यक होगा। 1975 में इसमें संशोधन हुआ और उसके तहत क्या कहा गया कि गलत डिक्लेरेशन से अगर जमीन का अंतरण हुआ हो, मतलब छल पूर्वक जमीन का अंतरण हुआ हो, या जिस उद्देश्य के लिए जमीन लिया गया है उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं हो रहा हो, तो उपायुक्त अंतरण को रद्द कर देंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि जो यह रद्द होगा ये 12 वर्षों के अंदर, 12 वर्षों के अंदर इसके लिए क्लेम करना होगा, उपायुक्त का आवेदन देना होगा। और साथ ही यह अंतरण अनुच्छेद नहीं, धारा 49 के तहत हुआ हो। धारा 49 के तहत इसका अंतरण हुआ हो और साथ ही 12 वर्षों के अंदर उपायुक्त को आवेदन दिया गया हो, तो उपायुक्त अंतरण को रद्द कर देंगे। ये वाले प्रावधान। अध्याय 9 में सेक्शन 51 से 63। सेक्शन 51 का ए क्या बोलता है? लगान के निर्धारण संबंधी उपबंध इसमें है। लगान का निर्धारण, लगान की दर में वृद्धि एक ही स्थिति में की जा सकती है। एक ही स्थिति में की जा सकती है। वो स्थिति क्या है? जब काश्तकारी जमीन के क्षेत्र में परिवर्तन होता है, काश्तकारी जमीन के क्षेत्र में परिवर्तन होगा या वो बढ़ रहा हो, काश्तकारी जमीन के क्षेत्र परिवर्तन मतलब वो बढ़ रहा हो, तो इसी स्थिति में लगान में वृद्धि की जा सकती है। सिर्फ एक ही कंडीशन है। धारा 52, लगान 4 बराबर किस्तों में दिया जा सकता है। धारा 54, अगर कोई रैयत लगान दे रहा है तो जमींदार रसीद निर्गत करेगा। जमींदार क्या करेगा? उसे रसीद देगा। सेक्शन धारा 55, अगर जमींदार या उसका एजेंट लगान लेने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में लगान डीसी के कार्यालय में जमा किया जाएगा या डीसी के न्यायालय या कोर्ट में जमा किया जाएगा। अध्याय 9A इसमें बंजर भूमि का बंदोबस्ती है। इसमें 63 और 63A और 63B इसमें है। 63A और 63B दो धाराएं हैं। सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त किसी रैयत के नाम पट्टा या अमलनामा द्वारा किया जाएगा। बंदोबस्त, जो ये बंदोबस्त होगा उसकी एक कॉपी रैयत को दी जाएगी जिसके नाम बंदोबस्ती हुआ है, और एक कॉपी उपायुक्त को, डीसी को दी जाएगी। अगर बंदोबस्त किए गए जमीन पर रैयत 5 वर्षों के अंदर खेती करना शुरू नहीं करता है तो उपायुक्त द्वारा ऐसे बंदोबस्ती को रद्द कर दिया जाएगा।